बाम्बू ग्रोवर में, बाम्बू फार्मिंग में फार्मर के साथ में आप लोगों को फिर से ले चलते हैं। यहाँ पर जो सज्जन मित्र फार्मर है उन्होंने कलर जो है वो कर दिया है। पहले साल जो है उसके अंदर में येलो टोन का कलर दिया हुआ है, दूसरे साल के अंदर में ये रेड टोन दिया हुआ है। तो ये कलर करना क्यों ज़रूरी है, कई फार्मर पूछते थे। तो जब हम तीसरे चौथे साल के अंदर में होते हैं और चौथा साल कवर्ड हो जाता है, अपना पूरा हो जाता है, तो चौथे साल के बाद में तीसरे चौथे साल का जो प्लांट निकलता है, जो पोल निकलता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। और वो थिकनेस उतनी बढ़ जाती है कि हम समझ में नहीं आता है हमको कि ये पुराने साल का कौन सा है, नए साल का कौन सा है। पहले दूसरे में तो फिर भी पतले से मोटे तक जाता है तो समझ में आता है। तो चौथे के बाद में भी ये ईयरली ग्रोथ करेगा तो हमें समझ में आ जाए कि हम मैच्योर को ही कटिंग करें, क्योंकि जो पोल ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है वो ज़मीन के अंदर से निकलने के बाद 36 महीना पूरी मैच्योरिटी को लेता है। वो 36 महीने के बाद ही मैच्योर होगा। अगर पहले कटिंग करते हैं तो उसके अंदर में वाटर जो है ज़्यादा रहेगा, अंदर डेंसिटी जो है कम रहेगी, वज़न कम बनेगा। तो पोल हम मैच्योर को ही काट सके, उसका देसी जुगाड़ जो है वो यही है कि हम कलर में उसको कन्वर्ट कर दे। हर पोल को पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में अलग अलग कलर टोन दे दिया जाए तो काटने वाले जो है उनको इजी रहता है। और हम काटने वाले को कह सके कि ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये कटिंग पीले का करो, उसके बाद रेड का करो, यानी पहले साल का पहले कटिंग करो, दूसरे साल का बाद में कटिंग करो। और हम निश्चित तौर पे पूरे खेत का हार्वेस्टिंग जब होगा तब खेत में खड़े रह सके और पूरी चीज़ को एक एक प्लांट के साथ समझा सके, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आज यहाँ पर हम जब आए हुए हैं, यहाँ प्लांटेशन को आज शायद 2 साल से ऊपर हो चुका है। मिलते हैं यहाँ के ओनर से। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आपका पूरा नाम, कौन से गांव में हम हैं और आपने कब बांस लगाया था? मेरा नाम जयंती भाई सनालिया है जी मैं नवा देवलिया तालुका हलवद डिस्ट्रिक्ट मोरबी में है जी मेरा फार्म। ये फार्म 12 बीघा मतलब 5 एकड़ में है बराबर। तो इसका मतलब 27 महीना हुआ है अभी। 27 महीना हुआ है आपके फार्म को? 30 महीना 30 महीना हुआ है। जी जी जी। और यहाँ पर शायद लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे और यहाँ से वीडियो भी हमने लिया हुआ था कि प्लांट क्या ग्रो हो रहा है और किस तरीके से। तो बेसिकली लास्ट टाइम आपने जो बताया था कि आपकी उस तरफ की मिट्टी जो है वो थोड़ा सा सोल्टेड होने के कारण वहाँ पर कुछ प्लांटेशन वगैरह नहीं हो पाता था। तो अभी बाम्बू वहाँ पर लगा हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन है? अभी क्या आपको पता ही नहीं चलेगा ये मतलब सॉल्टी लैंड में है कि अच्छी लैंड में, मतलब सोइल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने में बाम्बू का पूरा रोल वहाँ पर रहा है। पूरा रोल रहा है और पूरा मतलब सारी जमीन ऐसी एक जैसी हो गई। अच्छा, जमीन एक जैसी हो गई, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ घास भी नहीं होता था जी, वहाँ अभी पूरा बाम्बू इससे भी अच्छा है। ओके ओके बराबर। आपको वहाँ पर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर भी अभी बांस किस तरीके का है। और यहाँ पर जो आपने कलर किया है बाम्बू के अलग अलग साल के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से येलो कलर आपने पहले साल का और रेड कलर येलो कलर है और दूसरे साल का रेड कलर किया है। इसमें क्या हमें टोटल 2500 प्लांट लगाया था जी। तो पहले साल में हमको 14,000 सूट मिला। पहले साल में 14,000 आपने वो भी कैलकुलेशन किया हुआ है? रो वाइज कैलकुलेट किया। क्या बात है, 14,000 सूट निकला। यस। અને दूसरे साल का अभी कैलकुलेट करना बाकी है। बराबर। मैं दर्शक मित्रों से ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आने का हमारा जो तात्पर्य था वो यहाँ पर सफल रह रहा है, क्योंकि हम चाहेंगे कि फार्मर कुछ ना कुछ एडिशन करे, कुछ ना कुछ चीज़ों को नए तरीके से कोठा सूद से बाहर लाए। जो यहाँ पर अपने को 2 तरीके से देखने को मिला। एक तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि हम सूट को भी काउंट कर सके, लेकिन रो वाइज यहाँ पर सर ने सूट को काउंट किया हुआ है। और साथ में उन्होंने पहले और दूसरे साल के अंदर में जो लेबलिंग दिया है कलर का, ये हर एक फार्मर को करना चाहिए। ये पहले स्टार्टिंग में अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम हार्वेस्टिंग में आगे बढ़ेंगे तब पहला और दूसरे कटिंग के अंदर में सबसे पहले यही सारी चीज़ अपने को सामने आएगी। तो हर एक दर्शक मित्र, हर एक फार्मर जो फार्मिंग कर चुके हैं,
लेंथी प्रोसेस लगेगा पहले टाइम के लिए, लेकिन साल में एक ही बार करना रहता है, तो ये ज़रूर से करिए और यही करने से हार्वेस्टिंग इजी रहेगा। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे फार्मिंग टेक्निक के हिसाब से, या इसमें कुछ दूसरी चीज़ जो आपसे कुछ गलतियां हुई हो और आप सुधार करना चाहो या कर सकते हो, या तो कोई फार्मर वो गलतियां ना करे जो आपने सुधार ली हो? इसमें तो मेरा तो कहना यह है कि जो सूट आ रहा है, जी जो मतलब ट्रेस आ रहा है, जी वो ट्रेस के बारे में मैंने आपको पूछा था, आपने जी। बताया कि वो निकाल देना चाहिए। जी जी वो हम जरूर करेंगे। यस और दूसरा, हम तो रेगुलर पानी पिलाते हैं यस 10-15 दिन में। बराबर। और दूसरा कि अभी हमारा जो ये हार्वेस्टिंग होगा, जी बाद में वो उसको कौन ले जाएगा, वो हमको जी अभी Yes. पहली बार है तो हमें आइडिया नहीं। पहली बार होने के कारण वो थोड़ा सा कसमकस रहता है, आपकी बिल्कुल बात सही है। लेकिन उसमें भी मैं आपको भी बताता हूँ, और जितने भी फार्मर जो बांस लगा रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप अपने नज़दीकी एरिया के अंदर में जहाँ पर भी पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री है, यदि आपने टुल्डा वैरायटी लगाया है तो आपके लिए एक ऑप्शन और खुलेगा। आपके पास में अगरबत्ती इंडस्ट्री की फैक्ट्री भी हो सकती है। आपके आसपास में, जैसे हम जब यहाँ पर आए तो हमने पास में बायोमास का नील बायोमास करके, शायद बायोफ्यूल करके जो है वो प्लांट था, जो लोग अभी एग्रीकल्चर वेस्ट ले रहे हैं। हम वहाँ पर टाइम ना होने के कारण रुके नहीं थे, लेकिन आफ्टर हम लोग उनके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। जिन जिन के पास में बायो कोल, वाइट कोल बनाने की फैक्ट्री है, वो सब लोग हमारा साइड ब्रांच भी ले सकते हैं और पूरा बाम्बू भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपने लगाया हुआ है वो ठोस वैरायटी लगाया हुआ है और साइड ब्रांच उसमें ज़्यादा निकलता है, तो हम लोगों को कटिंग करके चिप्स करके देना वो इजी रहेगा उनको। तो पहला चिप्स उनका हो जाएगा, लेकिन चिप्स होने के बाद क्या उनके पास वो मशीन टेक्निक अवेलेबल है कि वो चिप्स में से डस्ट बनाने को काबिल रहते हैं? क्योंकि दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे हम अपना ये लीफ देना चाहते हैं तो वो उनके लिए चलेगा, लेकिन उसका वेट नहीं है, तो वो हमें क्वांटिटी में कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम प्रूनिंग करते हैं और साइड ब्रांच अपना आता है, तो साइड ब्रांच के अंदर में अपन वेट भी बना सकते हैं और उसको दे सकते हैं, और पोल भी वहाँ पर बिक सकता है। ये तो आपके पास में ही है, इसके लिए मैंने आपको बताया। लेकिन उसके सिवा भी जो बिजली बनाने वाले थर्मल पावर स्टेशन है, उनको भी ये चिप्स बनाकर बिक्री में आ सकता है। राजस्थान में कई जगह पर ये बिक्री में आ चुका है, महाराष्ट्र में कई जगह पर ये बिक्री में आ चुका है। जितने भी वुड और वुड के काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ये चलेगा। अपने पास में टंकारा है, तो टंकारा के पास में भी 3-4 इंडस्ट्री है जो इनका जलाने में यूज़ लेती है। तो आपके आसपास में जहाँ पर रावण बबुल होता है, और कई प्रजाति है जो रावण बबुल को कटिंग करके वहाँ पर 90 रुपये प्रति मन, यानी कि 20 किलो का 90 रुपये वो लोग देते हैं। तो वो कटिंग कर जाते हैं और अपनी ही गाड़ी के अंदर में ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। फैक्ट्री वाला वहाँ पर 90 रुपये प्रति मन का जो है वो देता है, यानी 4.5 रुपये के आसपास में केजी। तो जो अपने पार्टिकल बोर्ड वाली इंडस्ट्री है वो लोग भी जो है वो 4.5 रुपये 4 रुपये के आसपास में देते हैं। लास्ट टाइम दिव्येश भाई ने कटिंग किया था, उसके अंदर में 5 रुपये 20 पैसे के आसपास में आया था। टाइम टू टाइम वो वेरिएशन 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक का रहता है। और बांस का अगर हम कहें तो हर साल इसमें से हम कटिंग ले सकते हैं, वो अपने लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। बाकी तो अभी स्टार्टिंग है, और पहला ही हार्वेस्टिंग आप जो चुनिंदा लोग हैं 25-30 जिन्होंने पहला प्लांटेशन किया हुआ था उनका ही आएगा। तो शुरुआत में लेबर कटिंग में थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो नई प्रजाति जब भी आती है और कोई फार्मिंग करता है उसमें रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब सेट हो जाता है। तो बढ़िया चीज़ है। फिर से मैं आपके ज़रिए और किशन भाई जो हमारे साथ में आए थे उनके ज़रिए दर्शक मित्रों से कहूँगा कि अगर एग्रीकल्चर बाम्बू का कर रहे हैं और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इसके अंदर में आपको लगे कि आपकी ज़मीन में 19-20 है और न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं आउटपुट दे रहा है, नए पोल उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड वाटर के अंदर में दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो लिक्विड यूरिया भी आता है और पानी में घोल के भी यूरिया दे सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड यूरिया ना चलाए और रेगुलर यूरिया को पानी में घोल के चलाए, वो साल में एक बार सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूर से चलाए,
और कम से कम 2 लीटर में 8 से 10 लीटर 200 लीटर के बैरल में 8 से 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड जरूर डालें, ताकि उनके जितने भी ड्रिप इरिगेशन के छिद्र है वो ब्लॉक ना हो जाए। सोल्टेड वाटर है और ड्रिप इरिगेशन को आप क्लीन करना चाहते हैं तब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से ब्लैक सॉइल या कॉटन हेवी ब्लैक सॉइल है तो वो सॉफ्ट होना चालू होगी। कोई भी पौधे को इसका गैर लाभ नहीं होता है, कोई नुकसान उसमें नहीं आता है। दूसरा, गर्मी की सीज़न में टिश्यू कल्चर पौधा लगा रहे हो तो गर्मी की सीज़न में ख़ास तौर पे पानी का और नाइट्रोजन का कमी ना हो इसका ख्याल रखें। तो कम से कम आपका पौधा जो है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण स्ट्रेस पे ना आए या वाटर की कमी के कारण स्ट्रेस पे ना आए। और तीसरी चीज़ और सबसे बहुमूल्य चीज़ है जिसमें आपका खर्चा बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल से जिस पौधे को बड़ा किया है उस पौधे में यदि स्ट्रेस आता है तो वो पौधे में से इनकम का सोर्स मत रखिए। ये कैंसर जैसा है, एक बार एक सेल में आना शुरू होता है, धीरे धीरे वो एक पोल में से उसी पौधे के हर एक पोल के अंदर में डाइवर्ट होता है और धीरे धीरे वो जड़ों के माफिक दूसरे आसपास के पौधों में भी जाएगा। हम कम से कम 1200-1300 फार्मर के साथ काम करते हैं। हर एक फार्मर यही गाइडलाइन देता है। हम फार्मर के यहाँ जाते हैं, देखते हैं और जो चुनिंदा फार्मर हम लोगों को सही सजेशन देता है और उन्होंने जो उसका समाधान निकाला है वही समाधान हम आप लोगों के साथ में देते हैं। तो जितने भी, जैसे ये स्ट्रेस फ्लावरिंग आया हुआ है यहाँ पर, ये स्ट्रेस फ्लावरिंग वाला जो पौधा है, तो ये ऐसे पौधे को फिर अब ना रखिए। इस पौधे को जड़ मुड़ से नीचे से काट दीजिए, ऊपर मिट्टी चढ़ा दीजिए ताकि उसको फिर से ग्रो होने में भी दिक्कत हो। अभी हम आगे इस पौधों से कुछ भी ना लें तो हमारे लिए वो उचित रहेगा। तो ये 3-4 टिप्स थी जो हम आपको कह सकते हैं। उस फार्मर मित्रों के साथ में ही, उन बाम्बू ग्रोवर के साथ में ही मिलकर ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। हमारा लोभ लालच इसके अंदर में 1% भी नहीं है। कई मित्र ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ फ़ोन हाथ में रख के वीडियो उतारने के हिसाब से आप लोग कहते हो, लेकिन एक बार फार्म पे तो आओ। बीच में से पोल जब 18 फीट का हो गया है उसको निकालना कितना कष्टदायक है, लेबर टाइम पे नहीं मिलता है तो उसको मैनेज करना कितना कष्टदायक है। तो हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मेरा खुद का फार्म भी है, मेरे को भी पता है कि तकलीफ़ होती ही है, लेकिन पूरा हाथ काटना ना पड़े उसलिए जिस उंगली में तकलीफ़ होती है, जो उंगली सड़ी हुई है, जिस उंगली में फंगस लगा है, जिस उंगली के अंदर में तकलीफ़ है उसको काटना ज़रूरी है, ना कि समय बीतता जाए और पूरा हाथ काटने में हमें आना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ी बात मेरी कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है, हमने गलती की हुई है। गलती से हम लोगों से टिश्यू कल्चर लग चुका है। हमारा टिश्यू कल्चर लगाना हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से अकॉर्डिंगली नहीं था, ज़मीन पानी के हिसाब से सही नहीं था, या कारण कुछ भी था, लेकिन लग चुका है। तो अब इसका सही मायने में कम से कम तकलीफ़ ला सके वो करना हमारा फ़र्ज बनता है। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। जी जी।